तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब कहाँ करना है उस सब वो जानने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ब्लड प्रोडक्ट्स में आते क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ब्लड एक लाइफ सेविंग लिक्विड ऑर्गन है जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव कर रहा है लगातार। ब्लड जो बनता है वो बोन मैरो से बनता है, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है और प्लाज्मा होता है। और हमारे ब्लड का सेल वाला पार्ट लगभग 45% होता है, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, और 55% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा होता है, लिक्विड पार्ट होता है। और ब्लड प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, जो ब्लड से जो भी चीज हम प्रिपेयर करते हैं। आजकल क्या हो गया कि होल ब्लड बहुत कम लोगों को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड प्रोडक्ट ही ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, प्रकार से अलग अलग करके जो हम देते हैं उसे कहते हैं। एक यूनिट ब्लड जब निकाला जाता है एक व्यक्ति से तो वो लगभग 450 ml होता है, और उसको यूजुअली अब सेंट्रीफ्यूज करके अलग अलग कर दिया जाता है। और जब रेड ब्लड सेल बनाया जाता है, प्लेटलेट बनाया जाता है, तो उसमें ल्यूको रिडक्शन किया जाता है। ल्यूको रिडक्शन मतलब क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को उससे सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये ब्लड प्रोडक्ट बनाने का मेथड है। अब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करना चाहिए? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सबसे पहला नियम है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना करना पड़े, हमें इसका जुगाड़ हमेशा करना चाहिए। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपने आप में एक रिस्की काम होता है। तो हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि ब्लड की कमी का कारण क्या है हम उसको आइडेंटिफाई करें और उसके अंडरलाइंग कॉजेस को ट्रीट करें। ब्लड के बिना क्या काम हो सकता है, आईवी फ्लूइड से काम हो सकता है क्या? तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आईवी फ्लूइड्स वगैरह दें। सर्जरी ऐसी करें जिसमें कम ब्लड लॉस हो। एनेस्थेसिया का प्रोसेस ऐसा रखें कि शॉर्ट एनेस्थेसिया हो, ब्लड लॉस कम हो। क्योंकि एक तो ब्लड की अवेलेबिलिटी कम है और दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कब है वो जानने से पहले एक चीज बता दें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब नहीं देना है। तो यूजुअली हीमोग्लोबिन का लेवल जब 10 के ऊपर है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 6 के नीचे है तो यूजुअली ब्लड के देने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 6 के नीचे हमारे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन पहुंचाना ब्लड का, वो ब्लड एडिक्वेट ऑक्सीजन हमारे अंगों में नहीं पहुंचा पाता है, चाहे ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो। तो वहां के सिम्टम्स आने लगते हैं, थकावट, कमजोरी, सांस फूलना, ये सब चीज आने लगता है। तो यूजुअली 6 के नीचे पेशेंट को सिम्टम्स आने लगते हैं। अब 6 से 10 के बीच में हमें हमेशा क्लिनिकल असेसमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं हो। अगर पेशेंट को ब्लड की कमी के कारण कहीं भी ऑर्गन में इस्कीमिया मतलब ब्लड सप्लाई की कमी के कारण उस अंग में काम कम हो रहा हो, पेशेंट का इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम मतलब ब्लड का टोटल वॉल्यूम ही घट गया हो, और ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के अन्य भाग में कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो, तो ऐसे केसेस में हमें देना पड़ता है। सबसे पहले रेड ब्लड सेल के बारे में बात करें तो लोएस्ट थ्रेशोल्ड हमने बताया कि 6 ग्राम के नीचे अगर है तो देना पड़ता है। फ्रोजन प्लाज्मा है जब प्रोथ्रोम्बिन टाइम या पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ये 1.5% से ज्यादा है तो वैसे कंडीशंस में हमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना होता है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत तब पड़ती है जब प्लेटलेट 10,000 या 20,000 के नीचे हो, और यहाँ भी क्लिनिकल जजमेंट सबसे ऊपर है, क्योंकि जब हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ केस में हमें 10,000 तक नहीं देना है, कहीं 20,000 देना है, कहीं 50,000 देना है, और कहीं 1 लाख के नीचे है उसी समय देना है। तो हमेशा एक क्लिनिकल जजमेंट बहुत जरूरी होता है कि प्लेटलेट काउंट है उसका बैकग्राउंड क्या चल रहा है, और उस बैकग्राउंड के आधार पे ही हमें निर्णय लेना चाहिए कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है या नहीं करना है। अब हम आ जाए ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंटेशन।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे ज्यादा सावधानी जो बरतनी है वो है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को प्रिवेंट करना। और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हर हॉस्पिटल में एक सेट प्रोटोकॉल होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि ब्लड आया, ब्लड ले लिया, मैच कर लिया, लिख दिया, जबकि उसका प्रोसेस ये होना चाहिए कि पेशेंट के फाइल पे पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ताकि अगर कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तो हम इसको बैक ट्रेस कर सके। प्लस पेशेंट का ब्लड प्रेशर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कितना था, टेम्परेचर कितना था, पल्स रेट कितना था। यूजुअली जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उस समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि वैसे केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अब आ जाए रेड ब्लड सेल की जरूरत कब होती है। बड़ा एक सिंपल सा चीज है, हमारे ब्लड का फंक्शन है ऑक्सीजन शरीर में पहुंचाना, और अगर ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता इतनी कम हो गई है कि ऑक्सीजन के कमी के कारण सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी है तो आप कंफ्यूजन में है, सर दर्द है। हार्ट में ऑक्सीजन की कमी है तो धड़कन बहुत तेज चल रही है, हार्ट फेलियर के फीचर्स आ रहे हैं। उसी तरह शरीर के अंग में ऑक्सीजन की जब कमी है तो थकावट, कमजोरी, ये सब चीज आ रहा है। तो वैसे केसेस में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। और दूसरा कंडीशन है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। बहुत बार नवजात शिशुओं में हिमोलिटिक डिजीज होता है, उस समय में करना पड़ता है रेड सेल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। सिकल सेल एनीमिया होता है जिसमें कि सिकल सेल के कारण ब्लड के क्लॉटिंग क्लॉग बन जाते हैं और वो अलग अलग आर्टरीज को जाके ब्लॉक कर देते हैं। तो उन आर्टरीज में के ब्लॉक होने के कारण जिस अंग में वो ब्लॉक किया है वो अंग का डेथ होने का चांस रहता है। तो वैसे केसेस में सिकल सेल एनीमिया में भी ब्लड का एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, उसमें सिकल वाले सेल को निकाल के नॉर्मल सेल को दिया जाता है। तो एक बार फिर से ब्लड सेल का थेरापेटिक यूज कब है, सिम्टोमेटिक एनीमिया, मतलब ऐसा एनीमिया जिसमें पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी के कारण सिम्टम्स आ रहे हों। दूसरा लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया, इतना हीमोग्लोबिन 3 हो गया है, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा है तो आदमी मर जाएगा। रिस्टोरेशन ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन हेमरेज, एक बार ये होता है कि बहुत ज्यादा खून बह जाता है तो उस समय ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया है, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है। और वैसे केसेस में हर हमारे जो अंग हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा किडनी है, ब्रेन है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई इतना कम हो गया है कि आदमी मर सकता है। तो वैसे कंडीशंस में करना है। और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन सिकल सेल एनीमिया में किया जाता है। बहुत बार सीवियर पैरासाइटिक इंफेक्शन, मलेरिया का इतना ज्यादा इंफेक्शन है कि हमारा सारा आरबीसी इंफेक्टेड हो गया है और उसका हिमोलिसिस होने वाला है। तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन मतलब पेशेंट के शरीर से उसका एबनॉर्मल ब्लड को निकाल दो बाहर और नॉर्मल ब्लड को ट्रांसफ्यूज करो। एक मिथ हीमोग्लोबिनीमिया होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में होता है। हीमोग्लोबिन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होता है तो वो डिटैच नहीं होता है, 2 दिन 3 दिन तक रह जाता है। तो पेशेंट का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है और पेशेंट बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। तो जब मिथ हीमोग्लोबिनीमिया होता है उसमें भी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, मतलब जो खराब ब्लड है उसको निकालना है और फ्रेश ब्लड को डालना है। और बच्चों में हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो होता है, नियोनेटल जॉन्डिस, जिसमें बहुत ज्यादा 15-20 के ऊपर हो जाता है, वैसे केसेस में भी एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। अब एक पेपर आया था, रिसर्च हुआ था कि कुछ लोगों में 9 और 10 के ऊपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया और कुछ लोगों में लोअर लेवल 6 और 7 के ऊपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया और कंपेयर किया गया कि किन लोगों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। तो यहां देखा गया कि जिसमें लोअर थ्रेशोल्ड रखा गया कि 7-8 पर जाएगा तभी हम ट्रांसफ्यूजन करेंगे, 10 पे ट्रांसफ्यूजन हम नहीं करेंगे। तो जिसमें कम पे ट्रांसफ्यूजन करने वाला निर्णय लिया गया उसमें ओवरऑल देखा गया कि ब्लड की जरूरत भी कम पड़ी और कार्डियक मॉर्बिडिटी, हार्ट से रिलेटेड तकलीफ, हॉस्पिटल में स्टे, ये सारा चीज कम हुआ है। इसलिए हम लोग को हमेशा जस्टिफाई करना चाहिए कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करना चाह रहे हैं। बहुत जल्दी ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए अगर पेशेंट को जरूरत नहीं है। अब हीमोग्लोबिन का अलग अलग लेवल, जिस लेवल में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ती है। अगर हीमोग्लोबिन 6 के नीचे या 7 के नीचे है और ऑक्सीजन का सप्लाई शरीर में कम हो रहा है
जिसके कारण पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस फूल रहा है, धड़कन तेज है, हार्ट फेल्योर है, बेहोशी का लक्षण है, कमजोरी है, तो वैसे केसेस में करना है। बहुत बार देखा गया है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन 5 और 6 है और वो क्रोनिक है, लंबे समय से है, और उसमें ये सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर पेशेंट में सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो हमारा थ्रेशोल्ड और नीचे जाएगा। वैसे पेशेंट में जिसमें कि हीमोग्लोबिन मान लीजिए 6 है और फिर भी उसको सिम्टम नहीं आ रहा है, तो हमें उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए। हमें हीमोग्लोबिन की कमी का कारण ढूंढना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। यूजुअली किसी पेशेंट की अगर सर्जरी होनी है तो उसमें हम ब्लड लॉस एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऐसे पेशेंट में हीमोग्लोबिन लेवल अगर 8 के नीचे है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कीजिए। अगर पेशेंट का ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल 8 के ऊपर है तो उसको सर्जरी से पहले ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सर्जरी के दौरान और मोस्टली सर्जरी के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। अब कोई पेशेंट अगर क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन में है, जैसे उसको बोन मैरो सप्रेशन का इलाज किया गया है, कैंसर का इलाज किया गया है, या उसको एनीमिया रिलेटेड सिम्टम्स हैं, ऐसे केसेस में 9 के ऊपर भी किया जा सकता है। 10 के ऊपर यूजुअली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ कभी कभी एक्यूट ब्लड लॉस हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कोई भी चीज हुआ, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड हमारा अभी कंसंट्रेटेड रहता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है। तो वस्तु स्थिति है कि हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा बहुत कम है, लेकिन उसका हीमोडाइल्यूशन अभी नहीं हुआ है, इसलिए ब्लड लेवल हाई दिख रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ और किसी का 1 लीटर ब्लड निकल गया, अब उसके शरीर में हीमोडाइल्यूशन नहीं हुआ है क्योंकि अभी समय ही नहीं था, वो पेशेंट शॉक में है और उसका टोटल ब्लड वॉल्यूम कम है। उसका अगर आप चेक कीजिएगा तो हीमोग्लोबिन यूजुअली नॉर्मल आएगा, बट उसमें ब्लड लॉस हो चुका है। तो ऐसे केसेस में इवन 10 के ऊपर अगर ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल है तो वैसे केसेस में भी एक्यूट ब्लड लॉस अगर हो रहा है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है। जैसे खून की उल्टी हो गई, लैट्रिन में बहुत ज्यादा खून बह गया, वैसे कंडीशन में आपको हीमोग्लोबिन आरबीसी ट्रांसफ्यूजन 10 के ऊपर है तब भी करना है। लेकिन अन्यथा अन्य केसेस में हीमोग्लोबिन 6 भी है और अगर पेशेंट को सिम्टम नहीं है तो आप उसको आरबीसी ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे, उसके एनीमिया का इलाज करेंगे। अब एक ल्यूकोडिप्लीशन होता है, ब्लड में से डब्ल्यूबीसी को निकाल दिया जाता है, क्योंकि देखा गया है कि यूजुअली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं, इवन जहां ब्लड ग्रुप आप मैच करते हो उसके अंदर भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कभी कभी हो जाता है, और उसका मुख्य कारण है डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो है वो इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है और उसमें इम्यून को मॉड्यूलेट कर देता है। तो ऐसे पेशेंट में जिसमें मुझे बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत है, उसमें अगर ये डब्ल्यूबीसी बार बार जाएगा तो वो इम्यूनो मॉड्यूलेशन करा देगा, तो बार बार ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा। वैसे ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट का अगर कोई कैंडिडेट, उसमें भी डब्ल्यूबीसी अगर किसी दूसरे का पहले से चला जाएगा तो ग्राफ्ट का रिजेक्शन होने की संभावना है। कोई पेशेंट अगर इंटेंसिव कीमोथेरेपी है तो उसमें भी हम डब्ल्यूबीसी नहीं देते हैं क्योंकि वो इम्यूनो सप्रेशन करा सकता है। फेब्राइल पेशेंट, अगर किसी को बार बार आपने आरबीसी दिया और कोई भी ट्रांसफ्यूजन किए तो उसको फीवर हो गया, ये यूजुअली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो डब्ल्यूबीसी चला गया है उसके कारण हो रहा है। तो अगर किसी पेशेंट को हिस्ट्री है कि हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन में फीवर हो गया, तो वैसे पेशेंट्स में ल्यूको रिडक्शन मतलब पीआरबीसी ही देना चाहिए, होल ब्लड नहीं देना चाहिए। कुछ एक कंडीशंस है जिसमें ब्लड इरेडिएशन करना चाहिए जस्ट टू रिड्यूस द चांस ऑफ इन्फेक्शन। अब आ जाइए, कुछ एक केसेस है जिसमें स्मॉल वॉल्यूम ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, 10 से 15 ml पर केजी बॉडी वेट। ये यूजुअली बच्चों में किया जाता है जब उनमें सीवियर कार्डियोपल्मोनरी डिजीज होता है। सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी का शेप गड़बड़ हो जाता है, और होता क्या है कि जब आरबीसी का शेप गड़बड़ हो और पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये सिकल सेल आपस में मुड़ जाते हैं और छोटे छोटे कैपिलरीज में जाके कैपिलरी को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण कैपिलरी ब्लॉकेज से जिस ऑर्गन का कैपिलरी ब्लॉकेज हुआ है वहां का उस ऑर्गन का डैमेज होने की संभावना है। तो ऐसे में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ती है। सिकल सेल को बाहर निकालिए और नॉर्मल ब्लड को दीजिए। तो सिकल सेल एनीमिया में अगर सीवियर एनीमिया है
किसी बच्चे को अगर कुछ इंट्राक्रैनियल गड़बड़ी आई है और स्ट्रोक की संभावना है, क्योंकि वो ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में थक्का जमा देगा तो स्ट्रोक हो जाएगा। एक्यूट स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रम, स्प्लिन में कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द होता है सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में, फीवर में, हाइपोक्सिया में, डिहाइड्रेशन में, तो वैसे केसेस में हमें ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। ट्रांजिएंट रेड सेल एप्लेसिया, क्रोनिक डेबिलिटेटिंग पेन, यूजुअली पेन जो होता है ना वो छोटे छोटे आर्टरीज में क्लॉग होने के कारण इस्कीमिया के होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स में हो जाता है। उसी तरह पल्मोनरी आर्टरीज के छोटे छोटे जो कैपिलरीज हैं वो ब्लॉक हो गए हैं तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, यहाँ भी सिकल सेल क्राइसिस में ये होता है कि सिकल सेल जाके आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, तो वैसे केसेस में होता है। तो वैसे केसेस में सिकल सेल एनीमिया में हमें ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है इवन इफ हीमोग्लोबिन लेवल इज मोर देन 10। अब आ जाए प्लेटलेट के बारे में। डेंगू हम लोग के पास अक्सर आता है, बहुत सारी बीमारियां आती है और हम लोग के पास हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि हम प्लेटलेट कब दें। तो प्लेटलेट हमें तब देना है जब ब्लीडिंग की संभावनाएं हैं। यूजुअली ये प्रोफाइलेक्सिस में दिया जाता है और प्रोफाइलेक्सिस में तब देना है जब आपको ब्लीडिंग की संभावना है। सामान्य रूप से अगर पेशेंट को कोई और तकलीफ नहीं है और पेशेंट स्टेबल है, मान लीजिए उसका बुखार खत्म हो गया है, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल है, कहीं भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हमें 10,000 के ऊपर ही करना, नीचे ही करना चाहिए। 10,000 के ऊपर अगर प्लेटलेट है और पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। अगर प्लेटलेट 20,000 तक है लेकिन पेशेंट अनस्टेबल है, जैसे उसको बुखार है, ब्लड प्रेशर डाउन है, वैसे केसेस में 20,000 हमारा टारगेट हो जाता है। अगर किसी पेशेंट में सर्जरी करनी है तो हमें प्लेटलेट का वैल्यू 50,000 तक मेंटेन करना होता है। तो मान लीजिए कि अगर किसी पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 40,000 है और उसमें मुझे कोई सर्जरी करनी है, तो उसका हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करके प्लेटलेट को 50,000 तक पहुंचा दे, उसके बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें। तो यहां भी हमें क्लिनिकल डिसीजन लेना होता है। ब्लाइंडली प्लेटलेट वैल्यू पे हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है कि तुम्हारा चलो 15,000 हो गया ट्रांसफ्यूजन कर दो, तुम्हारा 25,000 हो गया तो चलो ट्रांसफ्यूजन कर दो। हमें यह डिसाइड करना चाहिए कि कितना प्लेटलेट जरूरी है। तो एक बार फिर से इसको हम बताएं, 10,000 के नीचे बोन मैरो फेल्योर है, हर एक आदमी में करना है। 10,000 से 20,000 के बीच में तब करना है जब सिस्टमिक सिम्टम्स हो, फीवर हो, ब्लड प्रेशर डाउन हो या सिस्टमिक फेल्योर हो रहा हो, तभी 10,000 से 20,000 के बीच में करना है। 50,000 तक में अगर मैसिव हिमोरेज हो रहा है, पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्लीड कर रहा है और उसके ब्लीडिंग को रोकना है, तो वैसे केसेस हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। पेशेंट को माइक्रोवास्कुलर ब्लीडिंग हो रही है, हो रहे हैं, रैशेज आ रहे हैं, मान लीजिए डेंगू फीवर का ही पेशेंट है, हिमोरेजिक फीवर है, प्लेटलेट काउंट 35,000 है और उसको इक्काइमोटिक पैचेज, मतलब कि स्किन के नीचे में ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, तो उसमें हमें 35,000 है फिर भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। लेकिन अगर पेशेंट का प्लेटलेट काउंट 12,000 है और उसे कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, यूरिन में ब्लीडिंग नहीं हो रही है, स्किन के नीचे ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो अगर ब्लीडिंग नहीं है तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है, और अगर ब्लीडिंग हुई है तो हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है। उसी तरह मान लीजिए कि 35,000 प्लेटलेट काउंट है और पेशेंट का मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो गया, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में पेशेंट का ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे 35,000 में भी हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कि ब्रेन और आई की अगर सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें हमें ब्लड लॉस को बिल्कुल मिनिमम रखना है, क्योंकि वहां अगर ब्लड लॉस हुआ तो प्रेशर सिम्टम्स के कारण वाइटल ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। तो वैसे केसेस में सर्जरी के पहले हमें प्लेटलेट काउंट को 1 लाख के ऊपर रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब अगर प्लेटलेट काम नहीं कर रहा है, डिसफंक्शनल प्लेटलेट है, तो कोई भी प्लेटलेट वैल्यू हो हमें उस समय ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। अब फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हमें तब देना है जब पेशेंट में या तो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग कोगुलेशन फैक्टर की गड़बड़ी से, या ब्लीडिंग होने की संभावना है और पेशेंट को हमें बचाना है। अब
अब लीवर फेल्योर में यूजुअली प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ रहता है, तो अगर पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या पेशेंट के लिए हम कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं, तो वैसे केसेस में हमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। अगर पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट का कोई ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, पेशेंट में कोई सर्जरी प्लान नहीं है और प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ है तो उसका हम इलाज करें, कारण का इलाज करें, ताकि पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंप्रूव हो जाए। विटामिन के दें, लीवर की दवाइयां दें, ताकि लीवर का फंक्शन इंप्रूव करें। तो अगर सर्जरी नहीं है और अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो फ्रेश प्लाज्मा देने की जरूरत नहीं है। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कब कब है? ट्रॉमा का पेशेंट है जिसमें ब्लीडिंग हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कार्डियोवास्कुलर सर्जरी है जिसमें ज्यादा ब्लीडिंग होने के चांस है, कभी कभी इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो जाता है कोगुलेशन फैक्टर की गड़बड़ी के कारण, तो वैसे केसेस में वारफेरिन के कारण ब्लीडिंग हो रहा हो, तो वैसे केसेस में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है। एक्टिव ब्लीडिंग है, मल्टीपल कोगुलेशन फैक्टर की गड़बड़ी हो गई है, उसमें आपको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना है। मासिव ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ कभी कभी बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया और उस समय कोगुलोपैथी हो गया और ब्लीडिंग हो गया, तो उसमें देना पड़ता है। ब्लीडिंग के प्रोफाइलैक्सिस में कभी कभी देना पड़ता है जब हम सर्जरी प्लान कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशंस में प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। क्रायोप्रेसिपिटेट एक फैक्टर 8 और वॉन विल्ब्रांड फैक्टर की कमी जब पेशेंट में होती है, उस ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या क्या अल्टरनेटिव हैं ये अवश्य जानना चाहिए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो अल्टरनेटिव हैं वो है प्योर एलोजेनिक रेड सेल यूज। हमारा ही ब्लड ये कर ले, उसका है प्री ऑपरेटिव ऑटोलोगस डोनेशन। अब प्री ऑपरेटिव ऑटोलोगस डोनेशन क्या है कि हमें मालूम है कि मेरी सर्जरी 2 हफ्ते बाद होनी है, तो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले मेरा ही ब्लड निकाल लिया गया 2 बोतल, और फिर हमें आयरन वगैरह की गोली दी गई ताकि 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में मेरा ब्लड लेवल आ जाए, और सर्जरी के दौरान जो ब्लड लॉस हुआ तो मेरा जो ब्लड 2 हफ्ते पहले निकाला गया था वही मुझे दिया जाए, तो इसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव ऑटोलोगस डोनेशन। दूसरा है ऑपरेटिव एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट शुड बी डन टू रिड्यूस द ब्लड लॉस एंड एक्यूट नॉर्मोवॉल्यूमिक हीमोडाइल्यूशन इज डन। उसमें क्या होता है कि सर्जरी के ठीक पहले, मान लीजिए हीमोग्लोबिन लेवल 10 है और मुझे मालूम है कि सर्जरी में ब्लड लॉस होने वाला है, तो सर्जरी के ठीक पहले हमने 2 यूनिट ब्लड निकाल लिया और उसको 1000 ml नॉर्मल सलाइन दे दिया। तो क्या किया मैंने, ब्लड वॉल्यूम को सर्जरी के पहले बराबर से मेंटेन कर लिया और 2 यूनिट ब्लड निकाल के रख लिया। सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस हुआ और जब सर्जरी हो गई तो वही जो 2 यूनिट हमने निकाला था वो हमने पेशेंट को दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि ब्लड लॉस भी कम हो गया अगर सही मायने में देखें तो, और पेशेंट को हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर दिया, खुद का ब्लड दे दिया, तो उसमें रिएक्शन होने की संभावनाएं नगण्य होती हैं, नहीं के बराबर होती हैं। इसे बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव ऑटोलोगस ब्लड रिकवरी। उसमें ऑपरेशन के दौरान जो ब्लड लॉस हो रहा है उस ब्लड लॉस को हम लोग कलेक्ट कर लें, उसको फिल्टर करें और वापस उसी समय दे दें। ऑपरेशन के दौरान जो ब्लड लॉस हुआ है उसको करें। सो ये सब तरीका है एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अवॉइड करने का। तो इसको कंक्लूड हम करते हैं कि एक तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड कंपोनेंट के ट्रांसफ्यूजन का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रखना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए ताकि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने की संभावनाएं बहुत कम हो। कोशिश करनी चाहिए कि अल्टरनेट उपाय किया जाए, अर्ली डायग्नोसिस एनीमिया का किया जाए, कॉज को ट्रीट किया जाए अनलेस इट इज रियली इंडिकेटेड, प्री ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर्स शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड, और सेफ एडमिनिस्ट्रेशन of blood and blood product should be done so that adverse reaction is minimum. अब ये करने के बाद ये हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला हो गया। अब कल जो हमने किया था आईवी फ्लूइड के बारे में, उसको हम 5 मिनट में फिर से शेयर कर देते हैं। Yes. आईवी फ्लूइड में 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हमें बतानी थी, वो था कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड। ये
कोलोइड क्या होता है और क्रिस्टलोइड क्या होता है? कोलोइड्स होते हैं जिसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस मिले होते हैं, जैसे कि अल्बुमिन है, स्टार्च है, डेक्स्ट्रांस है। ये यूजुअली प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स के रूप में यूज होते हैं। तो वैसे कंडीशंस में ये हमें देना होता है जहां पेशेंट को फ्लूइड की कमी नहीं है, इडमा है, पेशेंट हार्ट फेल्योर में है, इंटरस्टिशियल इडमा है और ब्लड प्रेशर कम है, उसका इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम है, पेशेंट सीएलडी का है, एसाइटिस है, शरीर में पानी है लेकिन इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम है, और वैसे केसेस में या और वैसे पेशेंट में हमें सर्जरी करनी है, तो वैसे केसेस में क्या होता है कि हम कोलोइडल सॉल्यूशन देते हैं ताकि उसका इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम बढ़े। क्रिस्टलॉइड मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, और क्रिस्टलॉइड ही यूजुअली हम लोग अपने क्लिनिक में यूज करते हैं। अब क्रिस्टलॉइड 3 प्रकार के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक मतलब हमारे ब्लड में जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है उसकी तुलना में जब हमारे आईवी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम है तो उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। और एग्जांपल्स होता है हाफ NS या 1/4 NS होता है या 1/3 NS होता है। और हाइपोटोनिक फ्लूइड्स यूजुअली हम हाइपरनेट्रीमिया में देते हैं या हमें सिर्फ फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना, हमें इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट नहीं करना। आइसोटोनिक फ्लूइड्स 5% डेक्सट्रोज है, 0% नॉर्मल सलाइन है और रिंगर लैक्टेट है। इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा हमारे ब्लड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स के बराबर है। तो ऐसे केसेस ये हम तब देते हैं जब हमें पेशेंट को नहीं सिर्फ फ्लूइड लॉस को कंपनसेट करना है बट इलेक्ट्रोलाइट लॉस को भी कंपनसेट करना है। जैसे पेशेंट को वॉमिटिंग हुई, लूज मोशन हुआ, उसमें उसका फ्लूइड लॉस भी हुआ और इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी हुआ, तो उसमें आइसोटोनिक सलाइन देना है। हाइपरटोनिक सलाइन क्या है कि ये हमारे ब्लड की तुलना में इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जैसे कि 10% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज विथ नॉर्मल सलाइन, 3% सलाइन, 5% सलाइन। बहुत बार होता है कि हम लूज मोशन के पेशेंट को डीएनएस दे देते हैं। अब डीएनएस हाइपरटोनिक सलाइन है, जबकि उस पेशेंट में हमारा फ्लूइड लॉस है, ब्लड लॉस है, सॉरी फ्लूइड लॉस है, वाटर लॉस है, हमें उसको फ्लूइड रिप्लेनिश करना है। तो अल्टीमेटली अगर उसमें हम 10% डेक्सट्रोज दे दिए डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में, 5% डीएनएस दे दिए, तो अल्टीमेटली हम उसके डिहाइड्रेशन को करेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने हाइपरटोनिक सलाइन दे दिया। वो उसके शरीर में से और ज्यादा फ्लूइड को खींच लेगा, तो इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड लॉस है वो फ्लूइड लॉस रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा। तो हमें यह ध्यान रखना होता है। बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि लूज मोशन का पेशेंट आया, नोजिया वॉमिटिंग का पेशेंट आया, हमने उसमें D10% भी लगा दिया, डीएनएस भी लगा दिया। वैसे पेशेंट में हमें रिंगर लैक्टेट ही लगाना चाहिए या नॉर्मल सलाइन ही लगाना चाहिए। अगर उसे आपको डेक्सट्रोज देना है तो आइसोटोनिक होता है 5% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज दीजिए, डीएनएस मत दीजिए। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड गेट कि अगर लॉस है जिसमें कि हमें हाइड्रेशन भी देना है तो उसमें हाइपरटोनिक सलाइन नहीं देना चाहिए। हाइपरटोनिक सलाइन जहां हीमोडाइल्यूशन हो गया है बॉडी में, उस समय देना होता है। पेशेंट का हाइपोनेट्रीमिया हो गया है, उस समय देना होता है। अब आईवी फ्लूइड के जो कोलोइड्स होते हैं वो अल्बुमिन है, डेक्स्ट्रान है, स्टार्च है, जिलेटिन है, ये सब यूजुअली वॉल्यूम एक्सपेंडर कहलाते हैं। और जितना मात्रा में आप दे रहे हैं, मान लो कि आपने 100 ml अल्बुमिन दिया है तो ये लगभग 505 गुना मतलब 500 ml ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा। तो और ये 24 घंटे 48 घंटे तक ब्लड वॉल्यूम बढ़ा के रखेगा, तो पेशेंट का मेंटेन रहेगा। बट उसमें कुछ एसोसिएटेड ये भी है कि अगर आपने बहुत ज्यादा मात्रा में कोलोइड्स दे दिए तो पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो पेशेंट को वाटर रिटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं भी रहती हैं। स्टार्च, हेटा स्टार्च आता है, ये भी वॉल्यूम एक्सपेंडर है, बट इससे भी कभी कभी एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, रिएक्शंस हो सकते हैं। डेक्स्ट्रांस आते हैं, ये हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में दिया जाता है। कोलोइड्स जो है हमें इसलिए देने होते हैं कोलोइड्स कि हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन करना है, प्लाज्मा एक्सपेंडर के रूप में यूज करना है।
अब आ जाएं क्रिस्टलॉइड के बारे में। ये मोस्ट कॉमन फ्लूइड्स है जो क्रिस्टलॉइड मतलब NaSRL वगैरह जो हुआ वो है। और नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, डेक्सट्रोज है। इसका एडवांटेज है नॉर्मल सलाइन का कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी रिप्लेस करता है। रिंगर लैक्टेट आपका मोस्ट फिजियोलॉजिकल आईवी फ्लूइड है जो कि आपको यूज करना चाहिए एज अ फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ लूज मोशन और वॉमिटिंग और फ्लूइड लॉस विथ इलेक्ट्रोलाइट लॉस। नॉर्मल सलाइन यूजुअली एसिडिक होता है, 5.5 pH होता है। तो अगर कभी कभी देखिएगा कि पेशेंट का लूज मोशन वॉमिटिंग होता है तो उसमें एसिड का लॉस होता है और उसका अगर एवीजी कराएंगे तो अल्कालोसिस होता है। तो अल्कालोसिस के ट्रीटमेंट किया जाता है। डेक्सट्रोज के साथ होता है कि ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करा देता है, कभी कभी हाइपर वॉल्यूमिया और पल्मोनरी एडिमा कराया जाता है। तो आईवी फ्लूइड को हम समराइज ऐसे करेंगे कि बहुत सारे प्रकार के आईवी फ्लूइड हैं और आईवी फ्लूइड यूजुअली हमारे बॉडी में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में। कोलोइड्स जैसे अल्बुमिन है, डेक्सट्रांस है, स्टार्च है, ये वॉल्यूम एक्सपेंडर के रूप में यूज होते हैं। पेरीऑपरेटिव फ्लूइड में यूजुअली हम क्रिस्टलॉइड NS और RL यूज करते हैं। क्रिस्टलॉइड ही फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस है और हमें फ्लूइड का जो भी मैनेजमेंट करना चाहिए वी शुड बी जुडिशियस। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल द कंप्लीट। अब कोई कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वी कैन शेयर या फीडबैक है आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो मंडे को फिर मैं कोई ऐसा ही टॉपिक प्लान करूं। आपका कोई फीडबैक है तो बताइए। जी जी बस बहुत अच्छा हो रहा है और मंडे को फिर किया जाए इसको दूसरी टॉपिक लेकर के।